वेलकम इन सीडीपी नेशन। मैं आजाद सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपके मनोविज्ञान सीडीपी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान लेके मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। सीटेट ने दस्तक दे दी है, आपकी सफलता बस चंद कदमों दूर रह गई है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जिस पेडागॉजी को लोग एक पहाड़ समझ के बैठे हैं उसे हम आप मिल करके पढ़ेंगे, समझेंगे और एकदम हलवा की तरह समझ लेंगे। ठीक, पेडागॉजी शुरू करते हैं। सीटेट का बेस है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, अपने पास छुपा के न रखिएगा। ज्ञान है, जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा, छुपा के रखेंगे न्योका लग जाएगा। बहरहाल शुरू करते हैं और शुरू करते हैं कि पेडागॉजी की शुरुआत क्या है। तो सबसे शुरू की बात करें, पेडागॉजी बना क्यों था, पेडागॉजी की जरूरत क्या पड़ गई, क्या जरूरत है इसकी। पेडागॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और समझने के लिए बहुत आसान ये है कि भारत में समावेशी शिक्षा लागू की जाती है 2003 में। जब भारत में समावेशी शिक्षा लागू की जाती है एमएचआरडी द्वारा, तो वो व्यवस्थित रूप नहीं ले पाती है। जब व्यवस्थित रूप नहीं ले पाई तब एमएचआरडी के कहने पर एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2005 का निर्माण किया। जब एनसीएफ 2005 का निर्माण हुआ तो उसमें इस बेस पर बात हुई कि किसी बच्चे को कैसे बेहतर ढंग से पढ़ा दिया जाए कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। और यही सब प्रक्रम पेडागॉजी का रूप लेता है। पेडागॉजी में कुछ नहीं है, पेडागॉजी में सिर्फ इस टॉपिक की बात करनी है कि किसी बच्चे को जिसको आप पढ़ा रहे हैं उस बच्चे को सर्वांगीण विकास प्रदान करने के लिए आपको क्या करना है। बस यही पेडागॉजी है और कुछ नहीं है। तो पेडागॉजी समावेशी शिक्षा पर बेस्ड है और बच्चे के सर्वांगीण विकास के पक्ष में बात करता है। और सीटेट की बात करें तो सीटेट में जिसको पेडागॉजी समझ में आ गई उसकी नैया पार है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। तो चलिए समावेशी शिक्षा के बेस से शुरू करते हैं। एक सन अपने दिमाग में याद रखिएगा, 1990 में एक विश्व सम्मेलन होता है थाईलैंड में। और उस विश्व सम्मेलन का नाम क्या था, तो थाईलैंड के जोमेसियन नामक स्थान पर यह हुआ, जिस वजह से इसका नाम है जोमेसियन विश्व सम्मेलन। इसका नाम है जोमेसियन विश्व सम्मेलन। जोमेसियन विश्व सम्मेलन कहां हुआ ये, तो ये हुआ थाईलैंड में। कब हुआ, 1990 में। और इसमें भाग लेने वाले देशों की बात करें तो इनमें भाग लेने वाले देशों में लगभग 50 देश इसमें भाग लिए। लगभग 50 देश इसमें भाग लिए। कहीं अगर झगड़ा मार हो जाए और आप देख रहे हो तो अपने पड़ोसी से पूछते हैं ना क्या हुआ है, तो पता चलता है कि झगड़ा हो गया है, मार हो गई है, लड़ाई हो गया है, तो आप उससे पूछते हैं कि इसमें कौन कौन थे या किनके बीच में झगड़ा हुआ। जब ये पता चलता है कि आपसे संबंधित कोई व्यक्ति नहीं था तो आप उसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर पता चल जाए कि इसमें आपसे संबंधित कोई था, आपके भैया थे या आपके पापा थे या आपका दोस्त था, आपसे संबंधित कोई था, तब उसकी पूरी छानबीन आप करना शुरू करते हैं। किसके बीच में झगड़ा हुआ, क्यों झगड़ा हुआ, कौन सी टॉपिक थी, कौन वहां मौजूद थे, पुलिस केस हो गया, क्या हो गया, कैसे चोट लग गई, पूरी डिटेल आपको चाहिए। सीधी सी चीज जिसमें अपना हित या अहित सन्निहित होता है उसकी जानकारी हम पूरी रखते हैं या पूरी चाहते हैं। 1990 में जब जोमेसियन विश्व सम्मेलन हुआ उस समय इसमें भारत शामिल नहीं था। भारत के अतिरिक्त 50 देश शामिल थे जबकि भारत इसमें शामिल नहीं था। इसका नाम इसलिए आता है क्योंकि शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले बार यहां पर बात कही गई। इसमें दो बातें शिक्षा से रिलेट रही। पहली बात यह कही गई कि चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों या वृद्ध हों, यानी बच्चे, वयस्क और वृद्ध सबकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। बच्चे, वयस्क और वृद्ध सबकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये पहली बात रही। दूसरी बात ये रही कि जो शिक्षा व्यवस्था है इसका उद्देश्य तय होना चाहिए कि शिक्षा का मतलब क्या रहेगा, कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसा बना देना है, शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना।
यूं तो ये विश्व सम्मेलन बहुत सी टॉपिक को लेकर के हुआ, क्योंकि विश्व सम्मेलन है, 50 देश हैं, सभी देशों ने अपनी कई समस्याएं रखी होंगी, किसी की तरक्की से संबंधित होगा, किसी की बाधा से संबंधित होगा, ये सारी समस्याएं रही होंगी, लेकिन शिक्षा से संबंधित जो बातें रही उसमें ये दो बातें मुख्य है। एक और दौर होता है मानव के जीवन में कि जब कोई एक काम हो जाए तो फिर देखा देखी दूसरा काम भी होने लगता है। आप अगर कुछ काम कर लेते हैं या आप अभी कल को आप टीचर बनते हैं, एक गाड़ी खरीद लीजिए तो पड़ोसी को होड़ मच जाती है कि मुझे भी गाड़ी लेना है, इससे अच्छी गाड़ी लेना है। आप एक घर बनवाइए तो पड़ोसी को होड़ मचती है कि आपसे बेहतर घर बनवाना है। पड़ोसी को नौकरी लग जाए तो आपको खुद ही जिद पकड़ लेगा कि नहीं, मुझे इससे अच्छी नौकरी लेनी है। ठीक, ये सारी होड़ मची रहती है। जब एक विश्व सम्मेलन हुआ तो क्या विश्व सम्मेलन बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1990 वाले जोनेसियन विश्व सम्मेलन में शिक्षा की बात कही गई। फिर कुछ दिन बाद 1994 में एक और विश्व सम्मेलन हुआ। वो हुआ स्पेन के सलमानका नामक स्थान पे, जिसे उसके स्थान के नाम पर कहा गया सलमानका विश्व सम्मेलन। अब की बार भारत इसमें शामिल हुआ। जब अब की बार भारत इसमें शामिल होगा तो अब जरूरत पड़ेगी कि ये कब हुआ, तो ये हुआ 7 से 10 जून 1994 में। 7 से 10 जून 1994 में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम है सलमानका विश्व सम्मेलन। सलमानका, एक ही में लिखिएगा, सलमानका विश्व सम्मेलन, सलमानका विश्व सम्मेलन। और ये सलमानका एक स्थान का नाम है। यह स्थान कहां है? स्पेन में। कहां है? स्पेन में। इसमें भाग लेने वाले देशों की बात करी जाए तो इसमें 92 देशों ने भाग लिया। देशों की बात करें तो कितने देशों ने भाग लिया? 92 देश। और इसी 92 देश में भारत भी था। ठीक, इनडायरेक्ट था, भारत इसमें शामिल जरूर था लेकिन डायरेक्ट नहीं, प्रत्यक्ष रूप से भारत नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप कौन सा बना? इन 92 देशों के साथ साथ 25 अंतरराष्ट्रीय संगठन भी इसमें शामिल हुए थे। 25 अंतरराष्ट्रीय संगठन भी इसमें शामिल हुए थे। अंतरराष्ट्रीय संगठन, 25 अंतरराष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल हुए। इन्हीं 25 अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक संगठन था जिसका नाम था यूनेस्को। यूनेस्को, यूनेस्को भी इसमें शामिल हुआ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सलमानका विश्व सम्मेलन में पहली बार स्पष्ट शब्दों से समावेशी शिक्षा की बात कही गई। पहली बार समावेशी शिक्षा की बात कही गई और यह समावेशी शिक्षा की बात यूनेस्को द्वारा कही गई। तो समावेशी शिक्षा की बात सबसे पहले किसके द्वारा कही गई? तो सबसे पहले समावेशी शिक्षा की बात यूनेस्को द्वारा कही गई। अब यूनेस्को की अगर बात करें तो सबसे पहले ये कहां या किस स्थान पे ये बात कही गई? तो सलमानका में होने वाले सम्मेलन में ये बात कही गई। इसीलिए सलमानका विश्व सम्मेलन को समावेशी शिक्षा की नींव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? समावेशी शिक्षा की नींव। समावेशी शिक्षा की नींव। तो समावेशी शिक्षा की नींव किसे कहते हैं? सलमानका को। यूनेस्को की अगर बात करें, यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यूनेस्को का पूरा नाम होगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हो गई। मुख्यालय पेरिस में है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। रही चीज भारत की कि भारत यहां कहां है? भारत तो था लेकिन भारत अप्रत्यक्ष रूप से था, तो भारत था कहां? भारत यूनेस्को का सदस्य था। जब यह सम्मेलन हुआ तो भारत यूनेस्को का सदस्य था। तो भारत यूनेस्को का सदस्य था का मतलब कब बन गया भारत यूनेस्को का सदस्य? तो यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में और भारत इसका सदस्य बनता है 1946 में। और जब सम्मेलन हुआ 1994 में
तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि 94 में होने वाले सम्मेलन में यूनेस्को का सदस्य भारत था। अब हम कह सकते हैं कि यूनेस्को ने समावेशी शिक्षा की बात कही या अप्रत्यक्ष रूप से भारत ने भी ये बात कही। ठीक, भारत ने भी ये बात कही। अच्छा, भारत में एक और संगठन उस समय कार्यरत था, या यूं कह सकते हैं एक संस्था कार्यरत थी, और उसका नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, ठीक, एनसीईआरटी की अगर बात करें तो इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 में नई दिल्ली में की गई। कब की गई? 1961 में नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को बना 1945 में और ये एनसीईआरटी बनी 1961 में। ये दोनों संस्थाएं पहले की हैं और सम्मेलन 1994 में हो रहा है। ठीक, 1994 में। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि यूनेस्को की स्थापना हो चुकी थी, भारत इसका सदस्य था। दूसरी चीज, भारत में शिक्षा व्यवस्था को संभालने या कंट्रोल करने के लिए 1961 से ही एनसीईआरटी कार्यरत हो चुका था। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा के बेस की अगर बात करें तो सबसे पहली जरूरी चीज है कि पहले आप इंडियंस को समझ लीजिए कि हम भारतीय होते कैसे हैं। हम भारतीयों का एक संस्कार है, बहुत प्यारा संस्कार है, और वो संस्कार ये है कि पहले आपके पीछे कॉमेडियन सा लॉजिक है, उसको समझिएगा। हम लोग हर काम में कहते हैं पहले आप। किसी को जाना है, कहीं से जाना है, बरसात का सीजन है, तब तो कहीं भैया पहले आप। क्यों? पहले चले तो सही, पता तो चले इधर से जाना है कि नहीं जाना है। मान लीजिए कि बाढ़ जैसा परिस्थिति बना है, जैसे उत्तर प्रदेश में बाढ़ का सीजन आया था 2005 में। जितने लोग यूपी के वासी होंगे सबको पता होगा, 2005 में बाढ़ आई और शायद ही कोई ऐसा रोड या सड़क बचा जिसे लोगों ने काट करके पानी को उधर से निकालने के लिए रास्ता न बनाया। लगभग सबको काट पीट डाले थे। उस समय अगर किसी सड़क पर पानी दौड़ रहा है, सड़क दिख नहीं रही है, पूरा तेजी से लहरदार पानी दौड़ रहा है, तो क्या करिएगा? क्या पहले निकल जाएंगे? इंडियंस की बात करें, एक चतुर इंडियन की, तो वो पहले आप वाले पे काम करेंगे कि भैया पहले आप चलिए। अगर वो सही सलामत निकल गए तो फिर अपने भी उधर से जाएगा, सम्मान का सम्मान और काम का काम। लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो वो अपना रास्ता धीरे से बदल लेगा। देखिए, इसमें कुछ गलत चीज नहीं है। जैसे कलाम सर कह गए, कलाम सर ने कहा ना कि एक समझदार प्राणी अपनी गलती से सीखता है, लेकिन विद्वान की बात करें तो वो सबकी गलती से सीखता है। इस चीज का इंतजार कभी ना करिए कि आपसे गलती होगी तब आप सीखेंगे। देखिए कि कहीं दूसरे से तो गलती नहीं हो गई। जब समावेशी शिक्षा की बात कही गई 1994 में, तो उसी समय तत्काल प्रभाव से भारत ने समावेशी शिक्षा अपने यहां लागू नहीं की, बल्कि उस पर काम किया। और काम क्या किया कि जैसे मान लीजिए 3 विद्यालय हैं, 3 विद्यालय में कुछ अध्यापक होंगे, 6-7 की संख्या में अध्यापक होंगे। उन लोगों को कुछ पैसे दिए जाएंगे, भाई सैलरी उनकी मिलेगी, उन लोगों को कुछ पैसे दिए जाएंगे। 3-3 विद्यालय हैं, उन भवनों को मैनेज करना है, उनकी व्यवस्थाएं देखनी है, फाइल मेंटेन करना है, ये सारे काम है ना। अगर 5-5 विद्यालय भी 5-5 अध्यापक भी मान लेते हैं तो 5-5 अध्यापक के हिसाब से 15 अध्यापक लग गए। अगर इन्हें तीनों विद्यालय के इकट्ठा कर दिया जाए या मिला दिया जाए, तब अगर तीनों विद्यालय को आप इकट्ठा कर देते हैं तो इकट्ठा कर देने की कंडीशन में एक विद्यालय होगा। उस एक विद्यालय में जो पहले 5 हुआ करते थे, अब इसमें संख्या बढ़ा लीजिए, 7 कर लीजिए, तब भी तो 15 से कम है ना। सैलरी जहां पर 50,000 या 40,000 दी जा रही थी उसको बढ़ा दीजिए, 70,000 कर दीजिए। अब जब सैलरी बढ़ जाएगी तब भी पैसा बचेगा, और सैलरी जब ज्यादा देंगे तो उच्च क्वालिटी का अध्यापक भी चुनेंगे। काम किस पे करना है ये समझिएगा। विद्यालयों के गुणन की बजाय उनकी गुणवत्ता पे काम करना है। गुणन का मतलब उनकी संख्या नहीं बढ़ा देनी है, बल्कि समेकन पे काम कर देना है। उनको गुणन न करके समेकित कर देना है
और उनकी गुणवत्ता पे काम कर देना है। ठीक, जब 1994 में कई देशों ने अपने यहां समावेशी शिक्षा लागू कर दी, तब भारत ने क्या किया? क्या भारत में 1994 में समावेशी शिक्षा लागू हुई? बिल्कुल नहीं। भारत इस चीज का इंतजार कर रहा था कि जरा देखें क्या होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान होगा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही फायदा मिल गया तो हम भी करेंगे। तो देखने में ये चीज आया कि फायदा है। अब ये तत्काल प्रभाव से नहीं हो सकता कि आप जो है जैसे किसी जानवर को छेड़ दिए, उसने तुरंत रिएक्ट कर दिया, आपको समझ में आ गया कि फायदा है कि नुकसान है। टाइम लगेगा, और टाइम लगा, अच्छा खासा टाइम लगा। 94 से लगभग 10 साल का टाइम लगा और हम लोग आ गए 2003 तक। 2003 में भारत को यह रियलाइज हुआ कि सामान्य शिक्षा से बेहतर समावेशी शिक्षा है। और समावेशी शिक्षा इसलिए बेहतर है क्योंकि इसमें पैसा भी बच जाता है, सुविधा भी उत्तम दे दी जाती है। उसके साथ ही साथ जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो आगे चल के एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करते हैं, क्योंकि जब सब एक साथ पढ़ेंगे तो वही बच्चे आगे चल के समाज संभालने वाले हैं। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। 1994 में यहां समावेशी शिक्षा लागू नहीं हुई थी, लेकिन एमएचआरडी द्वारा एमएचआरडी की बात करें तो एमएचआरडी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जिसे वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जा रहा है। तो विकास मंत्रालय या मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा भारत में 2003 में समावेशी शिक्षा लागू की गई। कब लागू की गई? 2003 में समावेशी शिक्षा लागू की गई। किसके द्वारा? तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा। अब जब 2003 में समावेशी शिक्षा लागू हो गई, जैसे आप लोगों के बचपन की एक बात बताते हैं, आप में से कईयों ने देखा होगा चवन्नी अठन्नी जो होता था, 25 पैसा 50 पैसा, तो हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में लोग उसको चवन्नी अठन्नी वाली लैंग्वेज बोलते हैं। 25 पैसे को चवन्नी, 50 पैसे को अठन्नी। तो पता ही नहीं चला कि कब 25 पैसा बंद हो गया, कब 50 पैसा बंद हो गया। धीरे 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 बंद हुआ। किसी क्षेत्र विशेष में 50 पैसा चलना बंद हो गया, 25 पैसा चलना बंद हो गया, उसके आसपास के इलाकों में धीरे धीरे बंद हो गया। कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है जिसमें आप ये कह दें कि फला फला तारीख को 25 पैसा बंद हुआ, कोई डेट नहीं। 50 पैसे के बंद होने के लिए भी कोई एक निश्चित तारीख नहीं है कि इस तारीख को 50 पैसा बंद हो गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे सामान्य तरीके से बंद होते होते आज वर्तमान की परिस्थिति ये है कि न 25 पैसा चल रहा है न 50 पैसा चल रहा है। पता ही नहीं चल पाया कि ये कब बंद हुआ। लेकिन अभी कुछ वर्ष पहले पुराने 500 के नोट और 1000 रुपए के नोट बंद हुए। उसे पता चलने में कितने टाइम लगे थे? क्या ऐसे हुआ कि पता नहीं चला, धीरे 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 करके ये हो गया कि ये बंद हो गए? नहीं। तकनीकी इतनी तरक्की कर गई है, संप्रेषण साधन इतने अधिक हो गए हैं कि जैसे ही पीएम सर ने ये मना किया या पीएम सर ने ये सूचना दी कि 500 और 1000 के नोट अब पुराने के जगह पे नए वाले चलेंगे और निर्धारित समय अवधि में आप जाकर के बैंक से इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। उधर माननीय पीएम सर ने ये बात कही और इधर सबको, पूरे भारत को एक ही पल में पता चल गया। ठीक, एक ही पल में। अब 2003 की बात करें तो 2003 में इतना तरक्की नहीं हुई थी या इतनी व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से नहीं थी कि समावेशी शिक्षा अच्छे ढंग से चल पाए। भारत की परिस्थिति की बात करें, अपने देश की परिस्थिति की बात करें, तो जो आज नामुमकिन है, जो आज असंभव है, ये 6 महीने बाद संभव हो जाएगा। जो 6 महीने बाद देखने को मिलेगा कि ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है, वो उसके 6 महीने बाद वो भी संभव हो जाएगा। रीजन, हम लोग मेहनत कश इंसान, बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं। जो कुछ भी किसी ने कह दिया कि ये नहीं हो सकता, उसको तो करके ही रहेंगे, वो होगा ही होगा। ठीक, तो जब समावेशी शिक्षा 2003 में आई तो पूरे भारत में अच्छे ढंग से नहीं लागू हो पाई। आप लोगों के लिए एक सामान्य सी ट्रिक बताते हैं, लगभग सारी चीजों पे अप्लाई होता है, लेकिन ध्यान रहे लगभग सारी चीजों पे नहीं, लगभग। 2003 में कश्मीर से धारा 370
हटाई नहीं गई थी, धारा 370 नहीं हटाई गई थी। जब तक कश्मीर पर धारा 370 बनी रही तब तक जितनी भी योजनाएं आई जिसे सामान्य रूप से पूरे भारत पे लागू किया गया उसे या तो कश्मीर पर लागू नहीं किया गया या किसी और स्वरूप में लागू किया गया, ठीक वैसे लागू नहीं हुआ जैसे कि पूरे भारत पर लागू हुआ। जैसे आरटीई एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009 आया, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, लेकिन ये कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू हुआ। क्यों? क्योंकि धारा 370 कश्मीर को विशेषाधिकार देती थी और इसलिए वहां पर यह लागू नहीं हो सका। तो जब 2003 में समावेशी शिक्षा लागू होती है तो 2003 में लागू होने वाली समावेशी शिक्षा भी कश्मीर पे ठीक वैसे लागू नहीं हो पाई जैसे कि पूरे भारत पर लागू हुई। जब 2003 में समावेशी शिक्षा लागू हुई तो ये पूरा व्यवस्थित रूप नहीं ले पाई। जब व्यवस्थित रूप नहीं ले पाई तो एमएचआरडी ने एनसीईआरटी को निर्देश दिया, एनसीईआरटी को निर्देश दिया कि एक समिति का गठन करो, एक समिति का गठन करो और उससे कहो कि एक ऐसा दस्तावेज बनाए, एक ऐसी रूपरेखा तैयार करे जो यह निश्चित कर सके कि समावेशी शिक्षा एकदम बेहतरीन ढंग से पूरे भारत पे कैसे लग सकती है। एनसीईआरटी को एमएचआरडी द्वारा मिले निर्देश के अनुसार एनसीईआरटी ने 14 और 15 जुलाई 2004 को एक बैठक की। 14 और 15 जुलाई 2004 को एक बैठक बुलाई और इस बैठक का रिजल्ट क्या आया? ये बैठक थी, ठीक है, ये क्या थी? बैठक। इस बैठक का रिजल्ट क्या आया? तो इस बैठक के परिणाम स्वरूप एक समिति का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया और इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर, या ज्यादातर नाम यही मिलता है प्रोफेसर, तो प्रोफेसर हैं तो डॉक्टर रहेंगे, पीएचडी किए हैं डॉक्टर रहेंगे, प्रोफेसर यशपाल को। किसे बनाया गया? प्रोफेसर यशपाल को। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इस समिति ने एक प्रारूप तैयार किया या एक दस्तावेज तैयार किया जो कहलाया एनसीएफ 2005। ये कहलाया एनसीएफ 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। अब सवाल क्या आता है उसको समझिएगा। सवाल आता है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने किया? तो एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने किया? एनसीईआरटी ने किया। किसने? एनसीईआरटी ने। ये प्रीवियस का सवाल है, यहां मत कंफ्यूज होइएगा। एनसीईआरटी ने इसका निर्माण किया। हाँ, डीप पॉइंट की अगर बात करें तो एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई समिति ने इसका निर्माण किया, लेकिन है तो एनसीईआरटी। जो पॉइंट हम लिख रहे हैं आप क्या कहेंगे? हाथ ने हमारे लिखा? नहीं, सीधे सीधे ये चीज की आजाद सर ने लिखा, आजाद सर ने पढ़ाया। आप सीधे हमारे नाम की बात करेंगे, न कि ये कहेंगे कि हाथ ने लिखा। तो ये समिति ने निर्माण जरूर किया है, ये सच है कि समिति ने निर्माण किया, लेकिन ये समिति किसके अंतर्गत आती है? ये समिति एनसीईआरटी के अंतर्गत आती है। इसलिए मूल रूप ये है कि एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2005 का निर्माण किया। एनसीईआरटी ने 2005 का निर्माण किया है। किसके कहने पर किया? एमएचआरडी के कहने पर किया। क्यों किया? इसलिए किया ताकि एनसीएफ 2005 के बलबूते समावेशी शिक्षा को पूरे भारत में व्यवस्थित किया जा सके, पूरे भारत में व्यवस्थित किया जा सके। इसी को संभालने के लिए मूल काम क्या चल रहा है? मूल काम चल रहा है समावेशी शिक्षा। इसी को संभालने के लिए जब एनसीएफ 2005 के रूप से लोग नहीं चल रहे थे, थोड़े से दंड या थोड़े से भय की जरूरत भी पड़ती है। लोग जब उदंडपना पे उतर आए, जब ये चीज देखने को मिले कि कोई सुधरेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं, तो थोड़ा सा भय जरूरी है, थोड़ा सा भय जरूरी है। एनसीएफ 2005 जब सही ढंग से लागू नहीं हो पाया तब आरटीई एक्ट की जरूरत पड़ी। आरटीई एक्ट 2009 में तैयार किया गया,
जिसने इसी से संबंधित एक संवैधानिक नियमावली तैयार कर दी या प्रावधान दे दिया कि क्या करना है और ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005 की। आज के वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हाँ, टेलीग्राम से जुड़ जाइए और टेलीग्राम पर एनसीएफ 2005 की ओरिजिनल कॉपी हम आपको साझा कर दे रहे हैं। आपको बड़ी आसानी से पूरा एनसीएफ मिल जाएगा। रियल प्रिंट है, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा प्रिंटेड है। जिसको पूरा एनसीएफ पढ़ने की ख्वाहिश हो वो आराम से पढ़ सकता है, एक एक चीज को बारीकी से देख सकता है। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और एनसीएफ को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, 180 पेज का है। 180 पेज को आप पूरा पढ़ेंगे, एनसीएफ पढ़ते रह जाएंगे, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, शुरू के 2 4 10 पेज आप पढ़ सकते हैं, उतना पर्याप्त होगा। ठीक, तो बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद।